अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आज सोमवार का दिन 13 जुलाई बहुत अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। एक तो मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा होती जा रही है और सऊदीया भी इस जंग के अंदर अब बराह रास्त शामिल हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से कुछ पैसे मांगे गए, सऊदीया की जानिब से इनकार सामने आया, पर साथ ही साथ एक काजी जो आप सबको याद होगा जिसके हवाले से बड़ा कहा गया था ज़ालिम काजी आ रहा है, और जिसने पाकिस्तान में अगर आप अदलिया को एक लम्हे के लिए सोचें तो तमाम तर स्याह और काले किरदार आप भूल जाएंगे, लेकिन एक किरदार आप नहीं भूल पाएंगे, वो है काजी फायज ईसा। आज किस तरह से उनको अपने ही लोगों ने उनके फैसलों को किस तरीके से रिवर्स किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। अलीमा खान का बड़ा अहम पैगाम, और वो कह रही हैं कि किस तरीके से वर्दी उतारें और फिर सियासत में आए, तो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आगाज़ लेकिन करेंगे आज काजी फायज ईसा का एक फैसला जो मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से किया गया, और फैसला किया गया उनकी जानिब से। अच्छा, आपको याद है काजी फायज ईसा के दौर में वो तमाम तर लोग जो काजी फायज ईसा के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। यानी आज मैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब का स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कह रहे थे कि वे पहले से ही कहता था कि ये शख्स जो है वो एक सही जहनीत का या ठीक जहनीत का हामिल शख्स नहीं है। मुनीफ फारूक साहब फरमा रहे हैं जी के जितने भी फैसले इनके दौर के मुतनाज़ा है, हामिद मीर साहब अपना तबसरा दे रहे हैं, तो वो तमाम तर लोग आज तनकीद कर रहे हैं जो काजी फायज ईसा के दौर में उनकी आमदन से ज़्यादा उनके असासों को भी डिफेंड करते रहे, उनके तमाम तर फैसलों को भी ठीक फैसले कहते रहे, वो तमाम तर लोग भी आज डिफेंड कर रहे हैं, वो तमाम तर लोग भी आज अगेंस्ट हैं। फिर जिन्होंने इस्तेमाल किया काजी फायज ईसा को, खास तौर पे वो नून लीग जो कहती थी ज़ालिमो काजी आ रहा है, वो नून लीग भी आज किस तरीके से उस फैसले से साइड पर हो रही है। यानी हमारे यहाँ अदालतों की सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ अदालतें फैसला करती हैं, फिर उस फैसले पर खुद खड़े नहीं हो पाती, उस पर खुद स्टैंड नहीं कर पाती, और उस फैसले से खुद भी पीछे हट जाती हैं। मुनाल का फैसला आज जो जज साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी, उन्होंने ये तक कह दिया कि लग रहा है कि बिल्कुल जो ये तमाम तर फैसला किया गया है वो ऑब्जर्वेशंस ही जो है वो जज्बात में फैसला किया गया है। जज साहब की अगर आप ऑब्जर्वेशंस पढ़ें तो लग रहा है कि जज्बात में फैसला किया गया है। तो यानी इस किस्म की तमाम तर चीज़ें हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई उसके बाद में ज़माने बीत गए, और उसके बाद जाकर उस फैसले को भी कहा गया कि वो गलत फैसला किया गया था। तो हमारे यहाँ वक्ती फैसले जज्बात में कर दिए जाते हैं, जज्बात में करवाए जाते हैं, लिख कर फैसले आते हैं। यही हमारी अदालतों के हालात हैं, और ये हालात तो पहले थे, अब तो अदालतें वो हो चुकी हैं कि मुंसिफ को खुद नहीं पता कि उसने फैसला क्या सुनाना है, जो लिखा हुआ आ जाता है वो पढ़कर सुना देता है। यानी यहाँ पर कानून जो है वो ताकतवर बनाता है, कानून आइन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, एक ताकतवर बताता है कि कानून दरअसल किस तरह चलेगा। और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान एक और एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। पहले पासपोर्ट्स के अंदर हमारा पासपोर्ट नीचे से रैंकिंग में ऊपर जा रहा है, फिर हमारा जो दहशतगर्दी के ऊपर जी हम पहले नंबर के ऊपर है। अब आज जो डिजिटल फ्रॉड है, यानी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो स्पैम्स होते हैं जिस तरीके से, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के स्कैम्स होते हैं, उसके अंदर हम तकरीबन कोई पहले या दूसरे नंबर के ऊपर हैं। यहाँ पर 112 ममालिक का तज्ज़िया किया गया, और मुख्तलिफ कवानीन का तज्ज़िया करते हुए, मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए, मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए आज हम उस चीज़ में भी नीचे से नंबर 1 पर आ गए हैं। यानी ये सिचुएशन है। हमारे यहाँ NCCIA बनाया गया, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के साइबर क्राइम से जुड़े इदारे बनाए गए, ये कहा गया कि आवाम की फ़लाह के लिए बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर फ्रॉड्स और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी, इससे हम बहुत सारे जो स्कैम्स होते हैं उससे रोकेंगे। लेकिन हमने देखा कि NCCIA हो, पीका हो, या जो साइबर क्राइम की मुख्तलिफ उस हवाले से जितने भी कवानीन बनाए गए उस तमाम के ज़रिए आवाम को ही पीसा गया, आवाम को ही इस चक्की के अंदर पीसा गया, सहाफ़ियों को उस चक्की के अंदर पीसा गया। वो तमाम तर लोग जिन्होंने आइन की बालादस्ती की, पार्लियामान की बालादस्ती की, कानून की बालादस्ती की बात की, उन्हीं को जो है वो दीवार में चुन दिया गया, बजाय इसके कि वाक़ईतन उनको आवाम के हक़ में इस्तेमाल किया जाता। तो यही वजह है कि आज हम दहशतगर्दी में भी नंबर 1 के ऊपर हैं, पासपोर्ट भी हमारा कहाँ पहुँच चुका है, और उसी की मिसाल आपको मिलती है कि काजी फायज ईसा का बदतरीन दौर जिसमें जो फैसले किए गए, आज उन्हीं की अदालत की, उन्हीं के कोलीग्स उन फैसलों के साथ खड़े रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब का भी एक आर्टिकल सामने आया है, और डॉन के प्रिंट एडिशन में आर्टिकल मौजूद है, लेकिन डॉन के ऑनलाइन एडिशन में वो आर्टिकल मौजूद नहीं है। आप जानते हैं जिस तरह से सेंसरशिप है उसको वहाँ से हटा दिया गया है। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि क्या आज वही दौर नहीं है कि जब दोबारा हमें इकट्ठे होकर एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है। ये वही अतर मिनल्ला साहब हैं जिन्होंने KP असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर जब 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने थे, तो इन्होंने उस तमाम तर मुद्दे को उस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया था, मुतनाज़ा कर दिया था, और मंसूर अली शाह के साथ मिलकर उस वक्त एक बाकायदा ग्रुपिंग हो गई, और फिर अता बंदियाल साहब को
कमज़ोर करने की कोशिश की गई, और फिर अता बंदियाल साहब का एक अलग ग्रुप बन गया, काजी फैज़ ईसा साहब का एक अलग ग्रुप बन गया, और लीड करते करते उस ग्रुप को काजी फैज़ ईसा साहब आखिरकार जीत गए। फिर काजी फैज़ ईसा साहब अपनी कुर्सी पर आए, और आज हम देख रहे हैं कि हम किस मकाम पर पहुंच चुके हैं। ये बेसिकली तब की चीज़ें चली आ रही हैं। अतर मिनल्ला साहब का काम सिर्फ आर्टिकल लिखना, सिस्टम को एक्सपोज करना नहीं है। जब ये तमाम तर लोग सिस्टम के अंदर मौजूद थे, तो इन सब की छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसके बायस आज अदालती निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तमाम तर चीज़ें इस नहज पर पहुंच चुकी हैं। ये वही अतर मिनल्ला साहब हैं जिन्होंने गालिबन नवाज शरीफ को 50 रुपए की ग्रांट के ऊपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर बेल भी दे दी थी, और मुल्क से बाहर भी वो चले गए थे। तो इन तमाम तर जजेस की एक कॉन्ट्रीब्यूशन, एक बाकायदा तौर के ऊपर इनका एक हिस्सा मौजूद है तमाम तर चीज़ों के अंदर, जिसके असरात ऑब्वियसली आज हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं। दूसरी जानिब कल अलीमा खान साहिबा मंजर-ए-आम के ऊपर आई, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई कि मौरूसी सियासत की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। अच्छा, ये तमाम तर वो लोग हैं जो जुमेरात के रोज़ आपको डियाला के बाहर नहीं दिखेंगे। जिस दिन लीडरशिप की मुलाकात का दिन है, जिस दिन वकला की मुलाकात का दिन है, आपको ये नहीं नजर आएंगे। मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन वो कल्ट कारकुन नहीं है। ये वही कारकुन है जिसने केपी असम्बली के अंदर जब मुतनाज़ा कानून पास किया गया, करने की कोशिश की गई, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ भी तहरीक इंसाफ के उसी कारकुन ने खासकर सोशल मीडिया के ऊपर उठाई। यानी वो तमाम तर कारकुनान जो इमरान खान की रिहाई की सुबह शाम गर्दान जो है वो गिरदाते हैं और बात करते हैं बार बार, उन्हीं के अकाउंट जाकर आप देखिए, उन्होंने इसके खिलाफ बात की, केपी असम्बली के खिलाफ बात की, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ बात की। तो वो कल्ट फॉलोवर नहीं है, वो समझ बूझ रखता है, सेंसिबल फॉलोवर है। तो मौरूसी सियासत के भी वो खिलाफ है। लेकिन अगर बहन भाई की रिहाई के लिए सड़कों पर आ रही है, अगर बहन को हिकमत अमली देने की कोशिश कर रही है, अगर बहन ये देख रही है कि सियासी जो जमात है वो इस टाइम खामोश है या मजबूर है या उनकी तरजीहात बदल चुकी हैं, तो बहन यानी फातिमा जना भी तो अपने भाई की रिहाई के लिए या उस नज़रिए को लेकर आगे चली। यानी ये कहाँ पर लिखा है कि अगर आपका भाई कैद में है या अगर उस पर इलीगल केसेस किए गए, यानी 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को 3 साल पूरे हो जाएंगे, और ये वाहिद वो कैद होगी जिसमें जमानत 3 साल में एक मरतबा भी नहीं हो सकी, जिसमें आपके पास लॉजिकल रैशनल के ऊपर मौजूद किसी किस्म के कोई सबूत नहीं है। तभी आपका इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप उस शख्स की मुलाकातें नहीं करवा रहे, उसको इलाज के हवाले से प्रॉपर जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो अलीमा खान के बाहर निकलने और ये कह रहे हैं कि वर्दी में आकर सियासत ना करें, वर्दी उतार कर सियासत करें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत बातचीत हो रही है। तो बहन निकली है और वो अपने ऑब्वियसली भाई के लिए जिस तरीके से कैंपेन शुरू की गई है, और मंगल के रोज़ भी आप जानते हैं, अगर अब थोड़ी सी मोबिलाइजेशन बाकी रह गई है पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर, तो मंगल के दिन ही होती है जब बहनों का दिन होता है। तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। और जाते जाते जो बड़ी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। एक तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुकी है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप, अभी जब हम वीडियो कर रहे हैं इससे ठीक आधा घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान, और अब वो फरमा रहा है कि जो अपनाए हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल हम मुकम्मल तौर पर हासिल करेंगे। जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा बाकायदा हमें फ़ीस देगा और हम उस पर अपना कंट्रोल हासिल करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अपनाए हुर्मुज़, एक वो आप कह लें तमाम एमओयू पूरे एमओयू में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कोर वो पॉइंट है जिस पर ईरान बड़ा क्लियर है कि ये इस बार हमारा हिस्सा बनता है, यानी जो भी गुजरेगा हमारी इजाज़त से गुजरेगा और इससे हम बैक ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन अब एमओयू साइन हो जाने के बाद अब ट्रंप ये कह रहा है जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की फीस हम लेंगे और हमारा उस पर कंट्रोल होगा, हम उस पर राज करेंगे। तो यानी आप समझ जाएं कि ये चीज़ किसी भी तरीके से सॉर्ट होती नजर नहीं आती। बेशक एमओयू साइन हुए, बेशक ये दोनों ममालिक बैठे, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है, नज़रियात का बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी ट्रंप और ईरान एक पेज पर कभी नहीं हो सकते, दोनों के नज़रियात में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। मुश्तबा खमेनेई की आप ताज़ा तरीन स्टेटमेंट्स देखें, वो हमारे सामने मौजूद है। जिस तरीके से आयतुल्लाह खमेनेई का जनाजा, यानी 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने उसमें शिरकत की, जिस तरीके से वो तमाम तरह उनकी आखिरी रसूमात हुई, तो नज़रिए का बहुत फ़र्क है। और वो कौम जिस नज़रिए पर खड़ी है, शायद डोनाल्ड ट्रंप अभी तक वो समझ नहीं पा रहा, और अब इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना। और अब इस वक्त जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक तो ईरान जो है उसी तर्ज के हमले कर रहा है जिस तर्ज का जवाब ईरान ने 28 फरवरी को रमज़ान में जब ये जंग का आगाज़ हुआ, तो ईरान ने तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक में जो हमले करके, मशरिक़ वस्ता पर के ममालिक पर वो हमले नहीं है, दरअसल वो अमरीकी बेसिस के ऊपर है, अमरीकी अड्डों के ऊपर है। ये उन ममालिक की सोचने की ज़रूरत है कि उनकी तरजीहात क्या है, उन्होंने अमरीका को अड्डे दिए हुए क्यों हैं, क्यों बहरीन के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट फ्लीट जो नेवी की अमेरिकन नेवी की है वो क्यों वहाँ पर मौजूद है। तो फिर ऑब्वियसली अटैक्स तो होंगे। अब सऊदिया जो है वो इस जंग के अंदर बराह रास्त दाखिल हो चुका है, और इस वक्त यमन के दारुल हुकूमत सना में एयरपोर्ट के ऊपर फिजा से बमबारी कर रहा है इस वक्त सऊदिया। और यमन के जो हुसी हैं वो ऑब्वियसली साथ है ईरान के, वो ईरान के ऑब्वियसली प्रो ईरानियंस उनको कहा जाता है, या वो ईरान की नज़रिए के साथ खड़े हैं। तो लग ऐसा रहा है कि सऊदिया इसराइल के कैंप में शामिल होकर इस वक्त यमन के ऊपर हमले कर रहा है। अगर सऊदिया
ये काम कर रहा है, तो सऊदी और पाकिस्तान का एक पैक्ट भी साइन हो चुका हुआ है। उस पैक्ट को देखते हुए हम क्या पोजीशन लेंगे, हम कुछ अफोर्ड कर सकते हैं कोई एक पोजीशन लेना इस पूरी जंग के अंदर, क्योंकि ईरान असल में जो आप कहते हैं ना जबर के खिलाफ लड़ रहा है। ईरान इस वक्त इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ रहा, अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ रहा, जबर के खिलाफ लड़ रहा है, बातिल के खिलाफ लड़ रहा है, काफिर के खिलाफ लड़ रहा है, यहूद के खिलाफ लड़ रहा है। तो हम एक किसी कैंप में कैसे शामिल हो सकते हैं, ये बड़ा अहम है देखना। और सऊदिया किस सोच, किस नज़रिए, किस आइडियोलॉजी के साथ यमन के ऊपर हमले कर रहा है, तमाम तर चीज़ें। और सऊदिया से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना ने कोई ग़ालिबन 6 अरब डॉलर या 6 अरब मांगे हैं, जिस पर इनकार हो गया सीधा साफ। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शाबान भी चल रहा है। तो सिचुएशन इंटरनली सिक्योरिटी के मामला, आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी अगले वीडियो में बात करेंगे, हमारे सामने है। इस तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर अगेन सैनिटी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि एक पेज के ऊपर ख़ास तौर पे तमाम उस क़यादत को जिसको आवाम ने वोट दिए, उसको आप मेज़ पर बैठाएं और चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। मज़ीद आपके सामने इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।